एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, तो पोर्टफोलियो की थ्योरीज में से वन ऑफ द थ्योरीज होती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, मतलब हम इसको लॉजिकली कंसेप्चुअली इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्या है और किस तरह से डेराइव हुई है। ओके, तो इस थ्योरी को या इस मॉडल को हम मार्कोविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। मार्कोविच मॉडल, ये मॉडल डेवलप किया गया था हैरी मार्कोविच के द्वारा, ओके, 1952 में। ओके, तो हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, हम इस मॉडल को क्या है और किस लॉजिक से, किस कंसेप्ट से इसको डेवलप किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी बताती क्या है। ओके, ये थ्योरी जो है एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, लॉजिकल और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब एक लॉजिकल अप्रोच प्रोवाइड कराती है या लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। इट्स आल्सो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए प्रोवाइड कराती है? टू हेल्प एन इन्वेस्टर, टू गेट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ओके, मतलब ये जो मॉडल है या ये जो थ्योरी है, ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा एक इन्वेस्टर एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो गेन कर सकता है, एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो प्राप्त कर सकता है। ओके, एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई कैन से उस पोर्टफोलियो जिसमें दे कैन ऑप्टिमाइज देयर रिस्क एंड रिटर्न, ऑप्टिमाइज द रिस्क एंड रिटर्न। ओके, तो बेसिकली अगर आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहना है कि ये थ्योरी है जो हेल्प करती है इन्वेस्टर को, ओके, टू गेट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो मतलब जिसमें वो अपने रिस्क और रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ ऑप्टिमाइज करना रिस्क और रिटर्न का, ये भी हम समझेंगे। ओके, तो अब हम इसको एक बार मैं इसको रेज कर देता हूं। ओके, अब इस पूरे फ्रेमवर्क को, पूरे मॉडल को हम बिल्कुल लॉजिकल वे से समझते हैं। ओके ओके, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ओके, इन्वेस्ट करते टाइम आप कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं? बेसिकली हम दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, एक होता है रिस्क, ओके, एक होता है रिटर्न। कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो तो दो क्वेश्चन पूछते हो कि भाई इसमें रिस्क कितना है, अच्छा, और मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन स्टॉक। देयर इज अ स्टॉक ए, देयर इज अ स्टॉक बी। ओके, रिस्क और रिटर्न। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, फाइनेंस का एक सिंपल सा फंडा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, द मोर रिस्क यू टेक, अगर आपकी रिस्क ज्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए, या ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आप लो रिस्क रहते हो तो आपका लो रिटर्न रहता है। ये एफएम का नॉर्मल फंडा होता है। ओके, अब इस एग्जांपल पे आते हैं, समझना इसको। स्टॉक ए है, सपोज उसमें आपकी रिस्क है 10%, ओके, और उस स्टॉक से आपको रिटर्न मिल रहा है लेट्स से 20%। ओके, स्टॉक बी है जिसमें आपकी रिस्क है 2% फॉर एग्जांपल, और उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 4%। ओके, एग्जांपल के लिए मैं बताया, एक स्टॉक ये है 10%, 20% और 10% रिस्क, 20% रिटर्न, 2% रिस्क, 4% रिटर्न। सो ऑब्वियसली यहाँ आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कंपैरेटिवली आपकी रिस्क कम है तो आपका रिटर्न भी कम है। ओके, अब एज अ इन्वेस्टर, ओके, अब आप अगर सोचते हो कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, कि आई वांट मोर रिटर्न, कि मुझे तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, और अगर आप इस वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिस्क भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे अपनी रिस्क कम करनी है, तो अगर आप ये वाली सिक्योरिटी चुन रहे हो तो आपकी रिस्क तो कम हो जाएगी बट आपका रिटर्न भी कम रहेगा। ओके, बट एक रैशनल इन्वेस्टर, ओके, वो क्या चाहेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या चाहोगे, तो आप सिंपल आप क्या बोलोगे कि मुझे तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे मेरा रिटर्न भी ज्यादा हो
ओके, रिटर्न ज्यादा हो बट रिस्क भी कम हो। एक जो रैशनल इन्वेस्टर है वो यही तो चाहेगा कि मुझे रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए और रिस्क भी कम होनी चाहिए। बट अगर इस केस में अगर देखें, अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट करो, बट आपकी रिस्क ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट करो, बट आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। ओके, तो इस चीज के लिए हैरी मार्कोविच क्या बोलते हैं कि इस चीज को अचीव करने के लिए कि आपके ओवरऑल रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा रहे, आप एक पोर्टफोलियो बनाओ। आप दोनों में इन्वेस्ट कर दो, इसमें भी इन्वेस्ट करो, जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है उसका कुछ पोर्शन इसमें इन्वेस्ट कर दो, कुछ पोर्शन इसमें इन्वेस्ट करो। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपके रिटर्न भी एवरेज हो जाएगा और रिस्क भी आपकी कम हो जाएगी। ओके, एवरेज रिटर्न भी अच्छा रहेगा और रिस्क भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट नोट करते आते हैं एक चीज। सबसे पहले तो क्या देखते हैं हम अपनी थ्योरी में, रिस्क एंड रिटर्न। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पहले रिस्क और रिटर्न देखते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक ज्यादा रिस्क की सिक्योरिटी, एक कम रिस्क की सिक्योरिटी है, हम दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन करके हम अपनी ओवरऑल रिस्क को कम करना चाह रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस अप्रोच में, रिस्क और रिटर्न देखना। दूसरा, डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करके हम अपनी रिस्क कम करते हैं। ओके, ठीक है, पहले तो समझ गए हम। अगर सिर्फ ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट करता, सिर्फ कम रिस्क चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट करता है, बट मुझे तो ज्यादा रिटर्न भी चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए। तो हैरी मार्कोविच क्या कहते हैं कि आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, इसमें आप एक प्रोपोर्शन डिसाइड करो और उसमें कुछ अपने आप कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करो, कुछ इसमें इन्वेस्ट करो। इससे आपका एवरेज रिटर्न भी सही रहेगा और आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ओके, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं अब आपको बताता हूं क्या है एग्जाम्पल से। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। सपोज आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ओके, आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब उस पोर्टफोलियो में क्या क्या है, मैंने सपोज 3 स्टॉक ले लिए। एक है इन्फोसिस का, एक ले लिया मैंने विप्रो का, एक ले लिया मैंने टीसीएस का। सपोज 30% शेयर, मेरे जितने भी कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करने थे पैसा, वो मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैंने इन्फोसिस में, विप्रो में, टीसीएस में इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताइए क्या ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है क्या? ये एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है। ओके, ये एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, मैंने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बट ये सारी कंपनियां, तीनों कंपनियां एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब इसमें रिस्क क्या है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज $1 की रेट है 70 रुपीज फॉर एग्जांपल। ओके, अब फ्यूचर में $1 की रेट रह जाती है 30 USD फॉर एग्जांपल। ओके, ये सब तीनों कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ओके, आउटसाइड इंडिया से इनको रेवेन्यू मिलती है, दैट इज इन यूएसडी, राइट। अगर कल को डॉलर कमजोर हो जाता है और उसकी वैल्यू कम रह जाती है, तो जहां पहले इनको $1 के बदले में 70 रुपए मिलते थे, अब $1 के बदले में 30 रुपए मिलेंगे, करेक्ट। वो सेम चीज इन्फोसिस के साथ भी होगी, विप्रो के साथ भी होगी, टीसीएस के साथ भी होगी। तो तीनों की रेवेन्यू कम हो जाएगी, तीनों के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो अगर आपने पोर्टफोलियो में ये तीनों एक साथ ले रखे हैं, तो इसका मतलब इसका भी रिटर्न कम हुआ, विप्रो का भी रिटर्न कम हुआ, टीसीएस का भी रिटर्न कम हुआ, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कम हुआ। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप रैंडमली कोई भी एसेट, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। ओके, डाइवर्सिफिकेशन आपको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। अब मैं एक दूसरा पोर्टफोलियो बनाता हूं। ओके, अब उस पोर्टफोलियो में लेट्स से मैंने 4 स्टॉक ले लिए। मैंने इन्फोसिस ले लिया, मैंने टीसीएस ले लिया, 2 सेम ले लिए। अब इसके बदले मैंने आईओसी, इंडियन ऑयल ले लिया,
BPCL ले लिया, भारत पेट्रोलियम, ओके। IOCL और BPCL ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब मैं सेम सिनेरियो लिखूं, मैंने यहाँ पे एक्सचेंज रेट का सिनेरियो लिया है, ओके। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बट मैं आपको एक ही फैक्टर का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। यही सिनेरियो लेते हैं, $1 का 70 रुपीज था, फिर $1 का 30 रुपीज रह गया। ऑब्वियसली इन्फोसिस TCS पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। बट ये IOCL BPCL क्या है, ये इंपोर्टर है, दे आर नॉट एक्सपोर्टर, दे आर इंपोर्टर। वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं USD में, राइट। तो जब इनको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर डॉलर का रेट कम होता है तो इनके लिए तो अच्छा है। पहले $1 का पेमेंट करने के लिए इनको 70 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 का पेमेंट करने में इनको सिर्फ 30 रुपीज देने पड़ेंगे, तो इनके लिए तो अच्छा है। तो इनके एक्सपेंसेस कम होगा तो इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, करेक्ट। इनके भले ही कम हो रहे हैं बट इनके बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न इस केस में तो पूरा ही नीचे गिर गया था, इसमें पूरा नीचे नहीं गिरेगा। इसमें हो सकता है बेस्ड ऑन जितना परसेंटेज मैंने इन्वेस्ट किया है, ओके, हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बढ़े, ओके। या अगर मेरे को लॉस भी हो रहा है तो लॉस से कंपनसेट हो जाएगा, जितना लॉस इनमें हो रहा है वो इसके प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा या तो अगर लॉस है तो लॉस कम होगा या मेरा रिटर्न बढ़ेगा, सिचुएशन होगी, ओके। तो हमने इन एग्जांपल से, तो कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, ऑब्वियसली ये वाला पोर्टफोलियो बेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी से इस तरह से सिलेक्ट किया कि मेरा ओवरऑल जो रिस्क है वो कंपनसेट हो रहा है, ओके। क्लियर है इतना? इस वाले पोर्टफोलियो में रिस्क कंपनसेट नहीं हो रहा है, इसमें मेरा रिस्क कंपनसेट हो रहा है, तो मेरी ओवरऑल रिस्क कम हो रही है, ओके। अब ये कैसे होता है, ओवरऑल कंपनसेट कैसे होता है? तो देखो, ये शेयर्स है वो सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ओके। अगर इंडस्ट्री पे कोई इंपैक्ट आता है, अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो इन्फी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली विप्रो भी बढ़ेगा। अगर इंडस्ट्री पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो अगर इन्फी गिरेगा तो विप्रो भी गिरेगा, ओके। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं इनमें कोरिलेशन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी बढ़ेगा, इनमें कोरिलेशन है। और कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। इस केस में, इस पोर्टफोलियो में मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है स्टॉक में जो मेरे पोर्टफोलियो में है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी रिस्क कम नहीं हो रही, रिस्क कम नहीं हो रही, नॉट रिड्यूसिंग, मेरी रिस्क उल्टा बढ़ रही है, क्योंकि सेम चीज हो रही है तो सब कंपनी पे सेम इंपैक्ट हो रहा है, ओके। इस चीज में, इस पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, ओके। इस पोर्टफोलियो में अगर इन्फी बढ़ रहा है तो हम सिर्फ यहाँ पे, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, हम सिर्फ फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज रेट है उसको ध्यान में रखते हुए देखना है ना। इन्फी बढ़ रहा है तो आईओसी पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, एक्सचेंज रेट के कारण इन्फी बढ़ रहा है, उसकी रेवेन्यू बढ़ रही है तो आईओसी पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इन्फी कम हो रहा है तो आईओसी उसको कंपनसेट कर रहा है, वो बढ़ रहा है। इसका एक्सपोर्ट की रेवेन्यू कम हो रही है बट इसके इंपोर्ट का बिल कम हो रहा है तो इसके लिए बढ़ रहा है, ओके, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है, ओके। तो इस पोर्टफोलियो देख के आपको समझ में आ जाएगा, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है स्टॉक्स में तो वो आपकी रिस्क को कम नहीं करता है, वो आपकी रिस्क बढ़ाता है। बट अगर स्टॉक जो है, जो आपके पोर्टफोलियो में है, अगर वो नेगेटिवली रिलेटेड है, एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे में इंक्रीज हो रहा है, अगर वो नेगेटिवली रिलेटेड है तो वो आपकी ओवरऑल रिस्क को कम करते हैं, ओके। तो हैरी मार्कोविच का कहना है कि जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उसमें आप डिफरेंट सिक्योरिटीज सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये चीज का ध्यान में रखना जरूरी है कि उनमें कोरिलेशन कैसा है, और वो कोरिलेशन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि अगर वो नेगेटिव कोरिलेशन है तभी आपका पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिस्क कम होगी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कोरिलेशन क्या होता है? अब कोरिलेशन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, +1 -1। ओके, पॉजिटिव है इस केस में, हमने देखा पॉजिटिव है तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी रिस्क बढ़ाता है। नेगेटिव आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क को कम करता है। तो इन्वेस्ट करते टाइम अपने को ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो कि नेगेटिव रिलेटेड हो। अगर 0 होता है इसका मतलब दोनों स्टॉक में कोई रिलेशन नहीं है कि बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी बढ़ेगा या कम होगा, कोई कोरिलेशन नहीं है। +1 मतलब एग्जैक्टली कोरिलेटेड है, ये 10% बढ़ेगा तो दूसरा भी 10% बढ़ेगा। ओके, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, इसका मतलब एक 10% बढ़ेगा तो दूसरा 10% कम होगा। तो ये जो मॉडल है सजेस्ट करता है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करते टाइम, अगर मैं ओवरऑल समझी बताऊं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो आपको अगर बिल्ड करना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, रिस्क और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, और आपको ओवरऑल अपने रिस्क और रिटर्न देखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाई करते समय आपको ध्यान रखना है जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो, ओके, वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होने चाहिए। सो कोरिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोरिलेशन आपका सही नहीं है तो अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड होगा तो आपके पोर्टफोलियो की रिस्क को बढ़ा देंगे, अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो वो आपकी रिस्क को कंपनसेट करेंगे। ओके, और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये 3 चीज है जो बताते हैं, और इन चीजों को ध्यान में रख के हम एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इन्होंने एक और मतलब इसी थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताई है, एफिशिएंट फ्रंटियर। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है और वो किस तरह से बनाया जाता है। ओके, और उसके थ्रू हम किस तरह से एफिशिएंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये ही चीज मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा था कि मॉडल होता क्या है और किस तरह से आप क्या क्या एलिमेंट हैं इसके, जो हमने देखे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और क्या लॉजिक था इसको डेराइव करने के पीछे, और किस तरह से ये इंपैक्ट करता है आपकी पोर्टफोलियो बिल्डिंग को, और इसको यूज करके आप कैसे एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और आपको ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।